नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि क्या कोरोना वायरस एक बायो वेपन है या नहीं। आप देख ही रहे हैं, कोरोना वायरस ने विश्व भर में महामारी और विनाशक रूप ले रखा है और इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिल्कुल रुक गई हैं। तो कोविड-19 ने वर्ल्ड पावर्स की अक्षमता को सीधे सीधे एक्सपोज किया है, पिक्चर में ला दिया है कि अगर कभी कोई कंट्री या टेररिस्ट ग्रुप उनके खिलाफ बायोलॉजिकल वेपन यूज़ करता है तो वो कितने सक्षम हैं। इस पर एक सवालिया निशान खड़ा है कि वो उस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट का सामना करने में सक्षम है या नहीं। जानेंगे ये न्यूज़ में क्यों है, बायो टेररिज्म क्या होता है या बोलें बायोलॉजिकल अटैक क्या होता है, उसके बारे में लेक्चर में देखेंगे। कौन कौन से बायोलॉजिकल वेपन्स यूज़ हो सकते हैं बायो टेररिज्म में। हमारे लेक्चर का मेन डिस्कशन, क्या कोविड-19 बायो वेपन है और कंट्रीज़ बायो टेररिज्म के खिलाफ क्या कर सकती हैं, उसको कॉम्बैट करने के लिए क्या कर सकती हैं। बायो टेररिज्म एंड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या हमारा कहना है, क्या इस संदर्भ में हम क्या कह सकते हैं, हमारी क्या राय है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और इस संदर्भ में वे फॉरवर्ड डिस्कस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर भी नज़र डालेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। देखिए, जैसा आप देख ही रहे हैं, कोविड-19 महामारी ने वर्ल्ड पावर्स, जितनी भी वर्ल्ड पावर्स हैं, उनकी अक्षमता को सीधे सीधे एक्सपोज कर दिया है, उस पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि अगर उन पर कभी कोई हमला होता है, कोई ऐसा बायोलॉजिकल वेपन यूज़ होता है उनके खिलाफ, तो क्या वो उसका सामना कर पाएंगी। ऐसे तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही यूएस, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन ने बायोलॉजिकल वेपन्स बनाना शुरू कर दिया था, उनका डेवलपमेंट शुरू कर दिया था। और आज भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो बना रही हैं। हम नहीं कह सकते कौन कौन सी कंट्रीज़ बना रही हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है। कोविड-19 पेंडेमिक के चलते, कोविड-19 महामारी के चलते ये काफ़ी वर्ल्ड न्यूज़ में है कि ये एक बायो टेररिज्म का केंद्र है या नहीं। देखिए, जो बायो टेररिज्म क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, बायो टेररिज्म में कोई भी पर्सन, टेररिस्ट ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन इंटेंशनली वो चाहता है कुछ बैक्टीरिया, वायरस और जर्म्स बिल्कुल रिलीज़ करना, जिससे वो पर्टिकुलर एरिया के पर्सन, ह्यूमंस, लाइव स्टॉक, क्रॉप्स, एग्रीकल्चर क्रॉप्स को बीमार कर सके या उन्हें मार सके। और बायो टेररिज्म एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, काफ़ी भयंकर है, भयंकर आतंकवाद और बड़े नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ को दिखाता है। उससे लेकर ये छोटे इम्पैक्ट्स और सिविल अनरेस्ट, डेथ्स, कैजुअलिटीज़ को भी दिखाता है। तो इसका स्पेक्ट्रम काफ़ी ब्रॉड है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, और एक ये बहुत बड़ा कंसर्न का विषय है। तो बायो टेररिज्म के खतरे को हम लंबे समय से इग्नोर करते आ रहे हैं, लेकिन इसका खतरा जो है वो बढ़ता आ रहा है। हम देख ही रहे हैं कि इंटरनेशनल टेररिस्ट अब स्मार्ट हो गए हैं, उनके अटैक करने का तरीका चेंज होता जा रहा है। अब वो खतरनाक वेपन्स, मतलब बोलो बायोलॉजिकल वेपन्स यूज़ करने पर उतर आए हैं। हाँ, ज़्यादातर अभी तक एक्सप्लोजिव्स और गन्स का ही यूज़ कर रहे हैं अटैक करने में, लेकिन उनमें से कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनका ध्यान केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर मटेरियल्स पर केंद्रित होता जा रहा है। और इससे अगर वो ये यूज़ करेंगे तो जिस एरिया में वो अटैक करते हैं वहाँ अनरेस्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा, पीसफुल एक्टिविटीज़ एकदम ख़त्म हो जाएंगी। और अभी हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं ऐसे हमलों के लिए, ऐसे बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए जो यूज़ हों टेररिस्ट अटैक्स में। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, भैया ये बायोलॉजिकल वेपन्स क्या हैं। देखिए, ऑलमोस्ट सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या नेचुरल टॉक्सिन्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट, और कहीं कहीं डेफिनेशन को ब्रॉड कर दिया गया है, इसमें वायरस को भी इंक्लूड कर लिया गया है। ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मिलकर डिसीज़ कर सकते हैं, बीमारी फैला सकते हैं, उन्हें बायो वेपन्स की तरह यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट, और मैंने जैसे जैसे बताया कि कहीं कहीं वायरस को भी इंक्लूड कर लिया गया है डेफिनेशन में, जिससे ह्यूमंस, एनिमल, प्लांट को डिसीज़ फैलाई जा सके। और ये जो एजेंट हैं वो बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज़ हो सकते हैं अगर इनको डिलीवरी सिस्टम के साथ पेयर कर दें, लेकिन लाइक मिसाइल्स और एरोसॉल डिवाइस के थ्रू इनकी डिलीवरी कर दिया जाए, उसके साथ पेयर कर दिया जाए। एरोसॉल डिवाइस होता है कि आप फॉग के ज़रिए कुछ ऐसा कर रहे हैं ना, फॉग वगैरह, धुआं वगैरह, ठीक है। अब देखिए, इसका मोस्ट लाइकली एजेंट है बेसिलियस एंथ्रेक्सिस, जो कि बायोलॉजिकल अटैक में काफ़ी यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव सिनेरियो जब आएगा हमारे सामने, अगर पैथोजेंस को एयर में
डिस्पर्स कर दिया जाए तो वो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को टारगेट कर सकते हैं। उस केस में मास कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं। देखिए पैथोजेंस यही होते हैं, हमारे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, यही सब पैथोजेंस होते हैं, ठीक है। अगर इनको एयर में डिस्पर्स कर दिया जाए तो इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ने वाला है। ऐसे ही अगर एग्रीकल्चर क्रॉप्स को टारगेट किया जाए और वहाँ पर पैथोजेंस छोड़ दिए जाएं तो उससे जो वर्ल्ड वाइड फूड सिक्योरिटी है वो बुरी तरह हैम्पर कर सकती है, बुरी तरह क्रैश हो सकती है। CDC यूएस की संस्था है, उसने बायोलॉजिकल एजेंट और इससे होने वाली डिसीजेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, A, B, C। ए जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी में रखा गया है, यहाँ नेशनल सिक्योरिटी रिस्क पर आ जाती है। यहाँ पर जो पैथोजेंस हैं वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो सकता है, मतलब पैथोजेंस में वायरस, बैक्टीरिया, ये सब आ गया, वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो सकता है और इस केस में हाई मॉर्टेलिटी वाला रेशो देखा जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं प्लेग, स्मॉल पॉक्स, हीमोग्राफिक फीवर। जैसे हीमोग्राफिक फीवर मैंने अभी अफ्रीकन स्वाइन फीवर पर लेक्चर दिया है, उसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो हीमोग्राफिक फीवर भी होता है। देखिए उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है इंटरनली या फिर एक्सटर्नली, ठीक है, तो वो बहुत ख़राब होती है, उससे डेथ ही होती है ज़्यादा। और इबोला भी इसका एग्जाम्पल है, इबोला वायरस, राइट। और बी कैटेगरी में लो मोर्टेलिटी आता है, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं क्यू फीवर, टाइफस फीवर, ठीक है। सी में जो एजेंट फ्यूचर में इंजीनियर किए जा सकते हैं बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज़ करने में, जैसे निपा वायरस को एक पोटेंशियल एजेंट बोला जाता है, ठीक है। तो वैसे तो हमारे बायो वेपन एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अभी हमारे बायो टेररिस्ट उतने एडवांस नहीं हुए हैं, उनके पास बायोटेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी अभी नहीं है जिससे वो सुपर पैथोजन ये सुपर पेस्ट डेवलप कर सकें अटैक करने के लिए, लेकिन हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा। तो ये था छोटा सा नोट बायोलॉजिकल वेपन के बारे में। अब हमारा मेन डिस्कशन पर नज़र डालते हैं कि कोविड-19 एक बायो वेपन है या नहीं। देखिए वैसे नोवल कोरोना वायरस को ये माना जाता है कि वो बैट से ओरिजिनेट हुआ और कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये माना कि कोरोना नेचुरली आया, ठीक है, नेचुरली ओरिजिनेट हुआ। लेकिन बाद में ये देखा गया कि इस पेंडेमिक की शुरुआत कहीं चाइना के वुहान लैब से तो नहीं हुई, जहां रिसर्चर्स देख रहे थे कि जो बैट में कोरोना वायरस होता है वो कैसे म्यूटेट करता है और इसको ह्यूमंस पर अटैक करने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं। और इस संदर्भ में US, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े कंट्रीज सामने आए और उन्होंने बोला कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है और इस बात का प्रूफ चाहिए कि वुहान लैब से ही ये जो पेंडेमिक है वहाँ ओरिजिनेट हुआ था, ये ओरिजिनली वहाँ बनाया गया था। लेकिन इस चीज़ का अभी कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया कि ये इंजीनियर्ड है या फिर नेचुरली अकर हुआ है। इंजीनियर्ड मतलब बनाया गया है लैब में या नहीं। और चाइना इस बात का बिल्कुल भी परमिशन नहीं दे रहा है और कंट्रीज़ को कि वो आके इन्वेस्टिगेट करें। और ऑस्ट्रेलिया को तो उसने सीधे सीधे धमकी दे दी है कि हम आपसे एक्सपोर्ट्स काट देंगे, ट्रेड रिलेशंस बिल्कुल कम कर देंगे अगर आप इन्वेस्टिगेशन करने की बार बार परमिशन मांगते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया भी लेकिन खड़ा है, बिल्कुल दमदार होकर खड़ा है, क्योंकि उसको पता है ना उसके साथ में अमेरिका भी है और भी बड़े नेशंस हैं जो चाह रहे हैं कि वहाँ पर इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन बैठे और देखें कि वहाँ से ही पेंडेमिक की शुरुआत हुई है या नहीं है। लेकिन अभी ये केस कहाँ जाता है हमें भी नहीं पता है। और इसी संदर्भ में हम बायो टेररिज्म और इंडिया पर भी नज़र डाल लेते हैं कि उस बायो टेररिज्म और इंडिया की क्या स्थिति है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बायो टेररिज्म एक बहुत बड़ा थ्रेट है, जिसके जो नेबर कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान और चाइना जैसे हों तो उस पर बायोलॉजिकल वेयरफेयर का तो खतरा बहुत ज़्यादा होगा और इसे नकारा नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बायोलॉजिकल वेपन्स का खतरा पहले से ही देखा गया है। जैसे इंडो पाक वॉर के टाइम 1965 में जो इंडो पाक वार हुई थी उसमें स्क्रब टाइफस आउटब्रेक होना असम और वेस्ट बंगाल में, ये एक बायोलॉजिकल वेपन का एग्जाम्पल है। और 1994 में न्यूमोनिक प्लेग सूरत में, गुजरात में फैलना, और बबनोइक प्लेग गुजरात के बीद में जब फैला था जिसमें मास कैजुअलिटीज़ हुई थी। और केरला में भी जो निपा वायरस अभी 2018 में रिसेंटली फैला था उसे भी पोटेंशियल एजेंट माना जा रहा है बायो टेररिज्म का। और इंडिया इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये तो H1N1 एपिडेमिक से एविडेंट हो गया था कि इंडिया बायो टेररिज्म के खतरे को पूरी तरह झेलने में, पूरी तरह क्या, वो बिल्कुल भी सशक्त नहीं है बायो टेररिज्म के खतरे को झेलने के लिए, क्योंकि इसमें 2300 लोगों की जान गई थी, 2300 लोगों की जान गई थी जब ये H1N1 का एपिडेमिक हुआ था इंडिया में। और SCO मीट में भी, SCO के फर्स्ट मिलिट्री मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, जो कि अभी 2019 में ही हुआ था, SCO का हेडक्वार्टर और उसके प्रेसिडेंट कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा SCO का सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है। तो उसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने
इस बायो टेररिज्म को एक रियल थ्रेट बोला था और कहा था कि आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज को आगे आना होगा, फोरफ्रंट पर रहना होगा बायो टेररिज्म जैसे खतरे से निपटने के लिए। अब हम जानते हैं कि हम कॉम्बेटिंग बायो टेररिज्म से कैसे लड़ सकते हैं, उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। देखिए, वैसे तो यूरोपियन यूनियन, रशिया, चाइना बायो टेररिज्म को रोकने के लिए प्रयासरत हैं। मकसद यही रहता है कि टेररिस्ट के लिए टफ करना कि वो रिसोर्सेज जुटा पाएँ बायोलॉजिकल वेपन डेवलप करने के लिए। तो ऐसे ही कुछ एफर्ट्स को हम देखते हैं, उन पर नज़र डालते हैं। देखिए, वो क्या कर सकते हैं कि इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड रैपिड डिटेक्शन, इसमें क्या कर सकते हैं कि ग्लोबली जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो साथ आएँ और ऑपरेट करें और क्रेडिबल इंटेलिजेंस को शेयर करें, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज, लैब रिसोर्सेज शामिल हों, जिससे जो हज़ार्ड है वो टाइमली डिटेक्ट हो पाए और ये भी पता चल पाए कि जो हज़ार्ड आ रहा है वो कितना सीरियस है, उसका क्या इम्पेक्ट हो सकता है। एक वो बात कर सकते हैं, पैथोजन एनालिसिस पर बहुत बड़ी रिसर्च कर सकते हैं और इसमें यूनिफॉर्म टेक्निक यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैथोजन के बारे में पता चले और उससे अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैथोजन का पता चलेगा तो हमें पता चल सकता है कि किस किस तरह से बायोलॉजिकल वेपन्स बन सकते हैं इन पैथोजन का। और तीसरा हम कर सकते हैं कि जो हमारा बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन था उसको ज़्यादा ताकत दी जाए। और आप मेरे को ये बताइए कि इंडिया ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया है या नहीं किया है। देखिए, ये 1972 का कन्वेंशन है। इसमें सिग्नेटरीज नेशन को ये कहा जाता है कि वो बायोलॉजिकल एजेंट्स को ना तो डेवलप, ना प्रोड्यूस, ना स्टॉक में रख सकते हैं, ना कहीं से एक्वायर कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, रिटेन करके नहीं रख सकते। ये उस चीज़ को प्रोहिबिट करता है। और आप ये जस्टिफिकेशन भी नहीं दे सकते कि आप जो ये रिटेन करके रख रहे हैं या एक्वायर करके रख रहे हैं बायोलॉजिकल एजेंट को, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को अपने प्रोटेक्टिव और पीसफुल मेजर्स के लिए, तो ऐसी जस्टिफिकेशन आप बिल्कुल नहीं दे सकते। चौथा, आप क्या कर सकते हैं कि बायो डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करें और उन्हें उधर इंस्टॉल करना चाहिए जो जैसे अर्बन एरियाज़ हैं, जहाँ पर डेडली डिसीज़ आउटब्रेक से हम बिल्कुल बच सकते हैं, जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम बायो डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। कोल्ड वॉर के दौरान भी सोवियत यूनियन ने बायो डिफेंस सिस्टम सेट किए थे। देखिए, हम इस तरह से हम वैक्सीन बना सकते हैं। हमें एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन को डेवलप करना होगा, आगे आना होगा, जो कि बायोलॉजिकल वेपन के अगेंस्ट टिक पाएंगे। और कोचिंग इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बायोटेक्नोलॉजी, अगर हमारे ऊपर बायोलॉजिकल वेपन का अटैक होता है तो हम उससे कैसे निपटें, हम एकदम से पैनिक ना कर जाएं। ठीक है, इस चीज़ की कोचिंग होनी चाहिए। फिलहाल ये सब था कि हम कैसे लड़ सकते हैं। अब हम स्पेशली अपना वे फॉरवर्ड डिस्कस करते हैं कि हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मॉडर्न सोसाइटी है, साइंस डेवलप होता जा रहा है। जब साइंस डेवलप हो रहा है तो वेपन्स भी डेवलप हो रहे हैं। तलवार से हम बायोलॉजिकल वेपन्स पर शिफ्ट होते जा रहे हैं और बायोलॉजिकल वेपन्स एक ऐसे वेपन्स हैं जो तबाही बुरी तरह मचा सकते हैं, एक मेजर एरिया को टारगेट कर सकते हैं, मेजर पॉपुलेशन को टारगेट कर सकते हैं। और जो बायो टेररिज्म अटैक होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, तो इन्हें ईजिली डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हमें क्रूशियल रिस्पॉन्स के लिए आगे आना होगा, स्टडीज़ करनी होंगी, बायो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ऐसे मेजर्स बनाने होंगे जो सफिशिएंट हों। बायो टेररिज्म प्रैक्टिसेस आपने सेट करनी होगी जिससे ह्यूमन राइट्स को बचाया जा सके। राइट, मेडिकल कम्युनिटी को सबसे आगे आना होगा और इस खतरे की दस्तक से पब्लिक और पॉलिसी मेकर्स को रूबरू कराना होगा। और देर नहीं करनी चाहिए, जल्द ही स्ट्रेटेजिक प्लान्स इम्प्लीमेंट करने होंगे जिससे सिविलियंस को बायो टेररिज्म के खतरे से बचा सके। सिविलियंस होते हैं हम लोग, आप लोग, ह्यूमंस। ठीक है, उनकी लाइव्स को बचाया जा सके। इसी नोट पर मैं अपना लेक्चर समाप्त करती हूँ। बस आपके लिए एक क्वेश्चन कि कोविड-19 एक बायो वेपन है या नहीं, जो मैं आपको समझा रही हूँ, ये ही आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। मुझसे एक बच्चे ने पूछा था कि क्या हम कमेंट सेक्शन में आंसर पोस्ट कर सकते हैं। हाँ, आप बिल्कुल पोस्ट कर सकते हैं और एक दूसरे के आंसर को एनालाइज भी कर सकते हैं और सभ्य रहिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इसी नोट पर मैं अपना लेक्चर समाप्त करती हूँ। जल्द ही एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।